अच्छा जी, तो टिरियन जो है वो पैराइटल फ्रंटल और ये और टेम्पोरल सबको मिला के ना एक पॉइंट बनता है जिसको टिरियन कहते हैं, जो कि लेटरली आपके इधर साइड पे टेम्पोरल के साइड पे पड़ा होता है। ठीक है, उसके ऊपर से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी गुजरती है जो कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज और एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में रप्चर होने के चांसेस होते हैं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी के, विच इज़ द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं 24 वीक्स प्रेग्नेंट फीमेल है जिसका 34 वीक्स प्रेगनेंसी है। और फंडल हाइट इज़ 28 सेंटीमीटर, अल्ट्रासाउंड इंडेक्स ऑफ 22 सेंटीमीटर। तो जो हमारा amniotic फ्लूइड है ना वो हमारे अराउंड होना चाहिए, अराउंड हमारा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो पॉली होगा, अगर बिलो है तो ओलिगोहाइड्रेमनियोस होगा। तो AFI से पता चल गया कि हमारे पास ये ओलिगोहाइड्रेमनियोस है। उसके अलावा जो फंडल हाइट है वो कॉरस्पॉन्ड करती है विद द वीक्स। तो अगर 34 वीक्स हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम या जो है वो यहाँ पे 32 मिनिमम यहाँ पे 32 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से इसका मतलब है कि फंडल हाइट भी कम है उसकी और AFI भी कम है, तो ये ओलिगोहाइड्रेमनियोस है। ठीक है, क्योंकि बच्चे की जो साइज़ है वो जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। तो ओलिगो का मैंने आपको बताया था कि ड्यूडेनल एट्रेजिया से होता है, और पॉली जो है वो ओलिगो जो है वो रीनल एजेनेसिस से होता है, पॉली होता है वो ड्यूडेनल से होता है। पॉली का मतलब है कि वो सही से अपनी उसकी किडनी फंक्शन नहीं कर रही सही से, उसके अंदर वो फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा सही से। ठीक है, और अब ड्यूडेनल का मतलब है कि भाई उसके अंदर वो बच्चा जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा। ठीक है, जो एमनोटिक फ्लूइड उसके अंदर जाना चाहिए जिसकी वजह से जो नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये हमारा ड्यूडेनल एट्रेजिया हो गया, केस ऑफ एसोफेजियल एट्रेजिया, हाइड्रोसेफेलस और पॉलीहाइड्रोएमनियोस। मेजर साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस इज लिवर। ये मैं पता है कि भाई मेजर साइट जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की वो लिवर है। उसके बाद कह रहे हैं कि कैप्सूल ऑफ द किडनी इज सप्लाइड बाय। तो हमें पता है कि पीछे हमने पढ़ा था कि जो किडनी है उसके अंदर से रीनल आर्टरी है, उसके आगे से निकलती है सेगमेंटल आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी जो है वो आगे से इंटरलोबार आर्टरीज़ देता है, फिर वो आगे से ये आर्कुएट आर्टरीज़ आती हैं। आर्कुएट आर्टरीज़ आगे से इंटरलोबुलर आर्टरीज़ देती हैं, जो कि ये जो पोर्शन था ये सारा मेडल्ला का था, और उसके बाद का जो पोर्शन है वो कॉर्टेक्स का होता है, और कॉर्टेक्स से सप्लाइड बाय इंटरलोबुलर आर्टरी। उसके बाद कह रहे हैं देखें रीनल कॉलम्स जिसमें इंटरलोबार आर्टरी जो है वो रन कर रही होती हैं। उसके बाद कैप्सूल इंटरलोबुलर। अच्छा, ये लोबार और लोबुलर में कंफ्यूज नहीं होना, लोबार पहले आती है सेगमेंटल के बाद, और लोबार के बाद आर्कुएट आती है, आर्कुएट के बाद लोबुलर आता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस कंटेन द इंटरलोबुलर आर्टरी, हाइलम कंटेन्स द सेगमेंटल आर्टरी। ऑक्सीजन इन द आर्टीरियल ब्लड इज़ लेस देन द ऑक्सीजन इन द एल्वेओलाई बिकॉज। तो ये इसमें BRS की एक पिक्चर है वो बहुत अच्छी सी बनी हुई है, जिसमें वो बताते हैं कि भाई बंदे ने बाहर से ऑक्सीजन ली है, एयर ली है, उसके बाद जो है वो क्या प्रोसेस होता है। जब ऑक्सीजन अंदर आ जाती है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एल्वेओलाई में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने बाहर से एक्सटर्नली एयर लिया है, लेकिन आर्टीरियल ब्लड में उससे कम होता है। ये जो डिफरेंस है वो इसलिए रहना ज़रूरी होता है ताकि ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है कि जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा, जो अगर डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस नहीं होगा दोनों का सेम ही होगा तो क्या मूवमेंट नहीं होगी। तो ऑक्सीजन नीड प्रेशर ग्रेडियंट फॉर इट्स डिफियन। ठीक है, उसके बाद क्या है 35-year-old लेडी रिसेंटली लॉस्ट हिज हस्बैंड कार एक्सीडेंट, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, डेवलप एमेनोरिया। तब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है तो उसके अंदर सेरोटोनिन लेवल्स जो हैं वो भी गए, डोपामीन वो भी गया। तो ये जब डोपामीन भी चला गया तो आपको पता है प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एमेनोरिया हो गया। तो जी डिक्रीज डोपामीन। ठीक है, प्रोलैक्टिन भी कंट्रोल मूड है, डोपामिन नॉर्मली इनहिबिट प्रोलैक्टिन एंड कंट्रोल मूड। वन डिक्रीज इन डोपामिन रिजल्ट इन इंक्रीज प्रोलैक्टिन दैट कॉजेज एमेनोरिया। पेशेंट हैज़ अच्छा, इसमें एक और MCQ आता है कि प्रोलैक्टिन हाउ प्रोलैक्टिन कॉजेज एमेनोरिया। प्रोलैक्टिन इनहिबिट्स द GnRH। ठीक है, जिसकी वजह से प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स मैच्योर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से एमेनोरिया हो जाता है। पेशेंट हैड इंटरनल जुगुलर लिम्फ नोड बायोप्सी इन द नेक रीजन दैट डेवलप्स द नमनेस इन द एयर लोब, व्हाट विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज नर्व इज इंजर्ड, दैट इज ग्रेट ऑलिकुलर नर्व। अच्छा, ये पिक्चर अगर आप लोगों ने माइंड में बना के बिठा ली तो आपके बहुत सारे MCQs हो जाएंगे। ये एक, ठीक है, ये एयर है, ठीक है, उसके आगे है ट्रैगस है, ये उसका लोब्यूल है, ये उसका एंटीरियर रीजन है। ठीक है,
तो जो ट्रेगस है उसको सप्लाई करती है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो लोब्यूल है ये सप्लाई करता है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, और जो इंटीरियर पार्ट है वो ऑरिकोटेम्पोरल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा आते हैं कि भाई लिम्फ नोड बायोप्सी हो गया फिर क्या हो गया, हॉजकिन लिम्फोमा वायरस इन्वॉल्व। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि एप्स्टाइन बार वायरस में हॉजकिन लिम्फोमा जो है वो एप्स्टाइन बार वायरस करवाता है। उसके बाद कह रहे हैं कि कॉमन कॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ प्रोटोन को जीन्स। तो हम कॉमन का वर्ड आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें कॉज करती हैं, लेकिन कॉमन जो है वो सबसे ज़्यादा वायरसेस हैं जो ऑल्ट्रेशन लाते हैं प्रोटोन को जीन्स को ऑन को जीन्स में करने के लिए। उसके बाद कहते हैं कि फीमेल हैज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ बरका जीन रिलेटेड फॉर ब्रेस्ट कैंसर, व्हाट जीन इज़ प्रेजेंट इन विच प्लेस। तो जो बरका जीन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारे पास न्यूक्लियस में, जो कि है ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ठीक है। बरका जो बरका 1 बरका 2 आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में होती है, और CA15-3 ये भी ब्रेस्ट में होता है, ठीक है। और अगर HER2 की म्यूटेशन हो जाए तो भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑनको में बताई हुई हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है ईटिंग रॉ मीट। तो रॉ मीट खाएंगे तो भाई उसके अंदर क्या आपको पता है कि टीन या सोडियम रॉ मीट में होता है, इसलिए कहते हैं कि बॉईल करके खाएं। तो टीन या सोडियम है। अच्छा, टीन या सोडियम का एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है कि टीन या सोडियम का ट्रीटमेंट क्या है, प्रेज़िक्वेंटल है इसका ट्रीटमेंट। जो एक एमसीक्यू कर रहे हैं उसके साथ 2-3 एमसीक्यू भी हम करते जा रहे हैं। डिफ्थीरिया के बारे में पूछते हैं कि भाई डिफ्थीरिया जो है वो उसको आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट है इसका क्लिंडामाइसिन, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर है रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पता है कि जी जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हमें चाहिए होता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर चला जाता है तो विटामिन B12 जितनी मर्जी बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है। विटामिन B12, अच्छा ये तो कोबालामीन, अच्छा ये भी आता है कि ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो T फॉर ट्रांसपोर्ट है, T फॉर ट्रांसकोबालामीन है, 2 जिस्टेट, और T फॉर 2WO2। ट्रांसस्टेटम फंक्शनैलिस इज फॉर्म बाय, तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो कॉम्पैक्टम एंड स्पाइनोजम, ठीक है। ये वाला तो पेपर पूरा पास्ट में से आया हुआ है जो मैं पीछे पढ़े हैं। 38 वीक्स प्रेग्नेंट वुमेन है विजिटेड हर फीमेल रिमोट एरिया, ठीक है। फैमिली को रिमोट एरिया, तो आपको पता है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, रिमोट एरिया हेपेटाइटिस E है। प्रेग्नेंट फीमेल है और उसने बाहर से कुछ खा लिया है तो हेपेटाइटिस A है। हेपेटाइटिस इज़ कॉमनेस्ट इन एवरी केस रिगार्डलेस ऑफ एनी सिनेरियो, लेकिन अगर रिमोट का वर्ड यूज़ करेंगे तो हेपेटाइटिस E आ जाएगा। मोस्ट लीथल कौन सा है, हेपेटाइटिस B, लेकिन प्रेगनेंसी में मोस्ट लीथल कौन है, हेपेटाइटिस E। एसेसरी सर्वाइकल रिब, अच्छा इसके एसेसरी सर्वाइकल रिब के 2 तरह से एमसीक्यूज़ आते हैं कि एसेसरी सर्वाइकल रिब कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है C7 से, क्योंकि हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा C7 तक ही होते हैं, उसके बाद ट्रांसफर शुरू, उसके बाद थोरेसिक शुरू हो जाते हैं। और अगर पूछेगा कि ये डैमेज किस चीज़ को करा है, तो डैमेज ये T1 को करता है, ठीक है। जो C7 है उसके नीचे से जो निकलती है वो C7 के ऊपर से 7th नर्व निकल रही होती है, सर्वाइक स्पाइनल। C7 के नीचे से C8 भी निकल रही होती है, और जो T1 है वो इस तरह से जाती है, मूव करती है कि वो सर्वाइकल रिब के नीचे आती है, जो उसका एग्जिट पॉइंट है T1 का, इसलिए T1 कॉम्प्रेस होती है। C8 से कंफ्यूज नहीं करना। फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर मेटास्टाइज टू विच ऑर्गन, तो ब्रेन है, ब्रेन के आप कुछ याद कर लें, ब्रेस्ट, लंग, मेलानोमा और थायराइड। ब्रेस्ट, लंग, मेलानोमा और थायराइड, ठीक है, ये स्प्रेड होते हैं ब्रेन में। ब्रेस्ट, लंग, मेलानोमा और थायराइड। MTBL याद कर लें। बोन डेंसिटी फिर डेक्सा स्कैन, ये तो हम पढ़ चुके हैं। प्रेग्नेंट लेडी विद द TSH इंक्रीज़ हो गया, T3 T4 जो है वो भी इसके इंक्रीज़ हो गए हैं। ट्रीटमेंट इज़, अच्छा तो जो प्रेगनेंसी में ये अब TSH इसका इंक्रीज़ है, तो T3 T4 भी इसके इंक्रीज़ हैं। तो जो प्रेगनेंसी में सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म होता है जिसको, तो उसमें हम ट्रीट करते हैं PTU से, ठीक है।
किस में ट्रीट करते हैं, PTU से। फर्स्ट ट्राइमेस्टर PTU है बिकॉज इट इज़ नॉट टेराडोजेनिक, इट इज़ हेपेटोटॉक्सिक। तो उसके लेवर तो आपको पता है 3 महीने के बाद बनते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में हम उसको देंगे मेथिमाजोल, और उसको जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें हम उसको प्रोपाइलथायोरेसल देंगे। प्रोपाइलथायोरेसल कैसे इनहिबिट करती है थायराइड की लेवल्स, इनहिबिट द थायराइड सिंथेसिस, थायरॉक्सिन सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड, ठीक है। उसके बाद भी जो फॉलोइंग इज़ बिनाइन ट्यूमर, तो वार्थन ट्यूमर हमें याद हो चुका है कि सबसे बिनाइन ट्यूमर है।